बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। आई थिंक इसका जो हमारा टॉपिक है वो है लाहौर रेजोल्यूशन 1940। यू कैन रीड आउट द स्टार्टिंग फर्स्ट टू थर्ड पैराग्राफ, देन आई विल कंटिन्यू आफ्टर द अजान ब्रेक। ओके, नाउ वी स्टार्ट। और लाहौर रेजोल्यूशन क्या है और ये क्यों पास हुआ, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, वो देखते हैं। मुस्लिम, जैसे कि हमने पहले और लेक्चर्स में अपने देखा है, पढ़ा है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम्स और हिंदूज ये लोग साथ रहते थे, लेकिन बहुत सारे मसाइल इनके दरमियान में स्टार्ट हो चुके थे। इसके अलावा ब्रिटिश कम्युनिटी भी वहाँ पे थी, जो कि समझ में ब्रिटिश राज ही था। वहाँ पे गवर्नमेंट जो थी वो ब्रिटिश की थी, जो कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी। मुसलमानों की जो रिलीजियस या कल्चर वैल्यूज है उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। और हिंदूज भी इस चीज़ में अब ब्रिटिश के साथ मिल गए थे। यानी ये दो कौमें मिलकर मुसलमानों के लिए परेशानी का बायस थी। मुस्लिम्स ओनली कॉन्स्टिट्यूटेड 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन। इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका 1/4 हिस्सा जो था वो मुसलमानों के मुकाबले मुसलमानों का था। तो इसलिए उनकी तादाद बहुत कम थी, तो उनकी बात भी सुनी कम जाती थी, उनको राइट्स भी कम दिए जाते थे। तो अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, क्योंकि वो लैंड उनकी भी थी, वो वहां पे रह रहे हैं, तो उनकी सरजमीन भी है, तो उनको अपनी रिलीजियस राइट्स चाहिए थे, जिसके लिए उन्होंने पहली दफा डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। सेपरेट इलेक्टोरेट से मतलब क्या है, जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर हर जो है बहुत सारी जमातें होती हैं, हर पार्टी इस इलेक्शन में खड़ी होती है। तो मुसलमान चाहते थे कि उनकी तरफ से भी कोई एक नुमाइंदा हो जो कि मुसलमानों की जमात कहलाए, मुसलमानों का वो नुमाइंदा हो। उन्होंने कोई अपनी बाकायदा तंजीम या जमात इस तरह से कुछ नहीं बनाई थी, ना कोई पार्टी बनाई थी, बल्कि बस वो उनका ये कहना था कि हमारे एक लीडर होना चाहिए जो कि नेशनल असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर हमारी नुमाइंदगी करे। मुसलमान अगर अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं तो वो उसके जरिए अपनी बात पहुंचा सकें। हाउएवर, ड्यू टू द पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन द कंट्री, तो अच्छा कंट्री क्यों थे, इसके अंदर गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, ब्रिटिश राज आया हुआ था, और हिंदू जरा हिंदू भी कम ही इस पे थे। ज्यादा जो चल रही थी उस टाइम पे किसकी, ब्रिटिश की थी। तो अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी, काफी चेंजेस आ रही थी, तो इनके सेपरेट इलेक्टोरल वाला राइट मान तो लिया गया था, लेकिन उसको इतने राइट्स दिए नहीं गए थे कि वो अब आवाज सही से उठा सके, या अपने जो लॉज हैं या अपने जो रिलीजियस वैल्यूज हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा सके। तो वो चाहते थे मुसलमान के अब हमें कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिलना चाहिए इस चीज के लिए। तो मौलाना मोहम्मद इकबाल इस टाइम पे उन्होंने जो है दो कौमी नजरिया पेश किया, या टू नेशन थ्योरी दी। द पोइट फिलोसफर, वैसे तो एक फिलोसफर थे, लेकिन उन्होंने अपनी शायरी के जरिए लोगों को उजागर किया, लोगों के समझने जज्बात को उजागर किया। इन हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस, उन्होंने अपने इलाहाबाद के एड्रेस में, इलाहाबाद एक इलाके का नाम था, वहां पे एक जलसा किया गया। उस जलसे के अंदर उन्हें लोगों को कहा कि दैट इस्लाम हैज इट्स ओन सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, कि इस्लाम का जो है अपना ही एक सिस्टम है। सोशल वैल्यूज क्या हैं, इकोनॉमिकल वैल्यूज क्या हैं, किस तरह से लेकर चलना है, हम एक अलग रियासत के तौर पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब हम सिर्फ एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने से हमारा काम नहीं चलेगा, कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे ब्रिटिश और हिंदूज हैं और दोनों बिल्कुल ही इनके मजाहिब इस्लाम के मुखालिफ हैं, हम इस कंट्री के अंदर अपनी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी वाज रिक्वायर्ड व्हेन जिन्ना केम बैक टू इंडिया टू रिकॉग्नाइज मुस्लिम लीग। अच्छा, फिर उसी दौरान क्या हुआ कि जो कायदे आजम है, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना जिनका नाम था, वो गए हुए थे लंदन अपनी लॉ की डिग्री करने के लिए। जब वो इंडिया में वापस पहुंचे, अच्छा, तो उन्होंने उनको मुसलमानों का, वो क्योंकि लॉयर थे, एक लॉयर तो एक होता है कि भाई वो प्रोफेशन वाइज बिल्कुल एक ट्रुथ काम करना,
ठीक है। और एक दूसरा ये कि वो सिर्फ जो है सच और सही और गलत में क्या फर्क है ये नहीं देखना, बल्कि एक कम्युनिटी का साथ दे देना। लेकिन जिन्ना ने उस वक्त ये देखा कि उस वक्त कम्युनिटी कौन सी राइट पर है, यानी मुसलमान अगर अपनी डिमांड कर रहे हैं तो वो राइट डिमांड कर रहे हैं, वो गलत डिमांड नहीं कर रहे। उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और मुसलमानों की एक अलहदा जमात बनाने का ऑप्शन दिया, जो कि मुस्लिम लीग के नाम से बाद में बनी। टू मेक इट अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द मुस्लिम मैसेज ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद इकबाल, और इनको मौका मिला कि वो अल्लामा इकबाल के साथ मिले। अल्लामा इकबाल की जो सोच है, जो वो लोगों में अपनी शायरी के जरिए डेवलप कर रहे थे, तो कायदे आजम उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, या जलसों या तकारीर के जरिए या और दूसरे अवेयरनेस सेशंस के जरिए मुसलमान इंडिया के जो मुसलमान हैं उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि वो कोई गुलाम नहीं है, कि वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहें, बल्कि दे कैन प्रोटेक्ट प्रोटेस्ट और दे कैन अवेल देयर राइट्स। तो जिन्ना के ख्याल में, कायदे आज़म के ख्याल में जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन था वो यही था कि मुस्लिम शुड लिव सेपरेटली इन अ इंडिपेंडेंट स्टेट। Muslims feared they could spend their lives according to the teachings of the Holy Quran, क्योंकि मुसलमान होली कुरान को फॉलो करते हैं, सुन्ना को फॉलो करते हैं, तो they should live separately in a land, in a peaceful land where they can uh, apply or they can follow the teachings of Islam. इस टॉपिक के अंदर आपने जो सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वो इम्पोर्टेंट डेट्स का रखना है, और सेशन नंबर्स रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से कह रही हूँ, और कौन सी तकरीर किसने की, अ, कौन सी डेट को जलसा हुआ, किस मकाम पे जलसा हुआ, ये सारी चीजें एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और इसका एजेंडा क्या था, तो एजेंडा यही था कि एक सेपरेट नेशन की जरूरत थी। ऑर्गेनाइजेशन विद द क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड बैकिंग ऑफ द मुस्लिम्स कम्युनिटी बिहाइंड हिम। अच्छा, जब एक माइंड की क्लैरिटी हो गई, एक मकसद, एक मिशन, एक विजन हमें मिल गया, तो उसके बाद और मुसलमानों ने भी उनका साथ दिया। कायदे आजम कॉल्ड फॉर द 27th एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम की जमात, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों के जितने इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी सूबे में रहते हैं, उन सबकी उस टाइम एक ही पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, और वो ही मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी। तो उन्होंने अपना जो मतलब वो पार्टी तो काफी अर्से से बनी हुई थी, लेकिन किस तरह से काम कर रही थी और कैसे उसको काम करना है, इसके पास कोई इतनी ज्यादा लीडरशिप वगैरह नहीं थी। तो इनका एक 27th एनुअल सेशन था जिसमें उन्होंने कायदे आजम को बुलाया, और वो एनुअल सेशन कब हुआ था, 22 मार्च, 22 मार्च से 24 मार्च तक चला, 3 दिन का सेशन था वो, और 1940 यानी कि सन 1940 के अंदर लाहौर में हुआ। 23 मार्च की करारदाद है, वो इसी 27th एनुअल सेशन में कह लें कि पेश की गई थी। अब उसमें जो मेन पीपल थे, या कह लेंगे जो उनकी लीडरशिप थी, कौन कौन लोग इनवाइटेड थे, इनके नाम यहाँ पे लिखे हैं। सर शाहनवाज खान ऑफ ममरूद वाज मेड द हेड ऑफ द रिसेप्शन कमेटी। एक रिसेप्शन कमेटी, इसके हेड ये लोग थे। अच्छा, इनमें से आपने उन नामों का ज्यादा ख्याल रखना है जो बार बार लिए जाते हैं, या कोई यूनिकली हो के इसने इसमें एड्रेस दिया था, इसने ये वाली स्टेटमेंट कही थी, वरना नाम तो बहुत सारे हैं, इन सबको उतनी ज्यादा याद नहीं करें। लेकिन कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, ये ए के फजलुल हक, इन दो तीन लोगों के नाम आपको सही से याद रखने हैं। प्रोमिनेंट लीडर्स इंक्लूडिंग चौधरी खालिकुज़्ज़मान, नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, ए के फजलुल हक, सरदार अब्दुल रब निश्तर, ये सब जो हैं उसके अंदर मौजूद थे। इन्होंने सेशन अटेंड किया था, और इसके अंदर एक स्पीच इन्होंने भी दी थी, ए के फजलुल हक ने। ये शायद मैंने आपसे टेस्ट में भी पूछा था। फिर हमारे पास एक हादसा ट्रेजेडी, ड्यू टू द हादसा ट्रेजेडी दैट टुक प्लेस ऑन March 19, सर सिकंदर हयात एंड अदर्स ट्राइड टू परसुएड जिन्ना टू पोस्टपोन द सेशन। अच्छा जी, ये हादसा ट्रेजेडी क्या थी, ये आप लोग देखें, मैं इसको आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, ये मैंने भी नहीं स्टडी किया है, तो आप इसको देखेंगे। 19 मार्च को ये जो खाकसा ट्रेजिडी का जिक्र किया गया है, क्या थी, इसके अंदर क्या हुआ था, ठीक है। इसको बस आप पढ़ के रखें, मैं आपको एक दिन बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगी, पूछूंगी, और आपने सबने मुझे वहीं व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई करना, ठीक है। And others tried to persuade Jinnah to postpone the session, but the kite was not ready to relate. Obviously इसके अंदर कुछ ऐसे ही हुआ होगा कि मुसलमान को डराया धमकाया गया होगा कि वो जो है इस तरफ
आज़ादी की तहरीक की तरफ ना जाए। तो इसलिए जो बाकी के हमारे लीडर्स थे या कह लेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे वो कायदे आज़म को मना कर रहे थे कि वो इतना बड़ा जलसा ना करें क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। टू पार्टिसिपेट इन द सेशन ही रीच लाहौर बाय ट्रेन। ऐसे तो कायदे आज़म इस तकरीब में शिरकत करने के लिए बाकायदा ट्रेन के जरिए लाहौर पहुंचे 21 मार्च को। अच्छा जी, उसके अंदर काफी लोगों को मारा गया था इस ट्रेजिडी के अंदर। हादसा ट्रेजिडी में सबसे पहले उन्होंने हॉस्पिटल का विजिट किया, बीमारों की जो है आदत वगैरह की। और फिर जिन्होंने लोगों को बताया कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कुछ फैसला किया है जो कि अब अपकमिंग हमारा जलसा होने वाला है उसके अंदर हम इसका ऐलान करेंगे। अब कायदे आजम का एड्रेस ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। द वेन्यू ऑफ द सेशन वाज मिंटो पार्क। अच्छा, तो ये लाहौर में जलसा हुआ था लेकिन उसका वेन्यू क्या था, पार्क का नाम क्या था, वो था मिंटो पार्क। ये सब चीजें मैं इसलिए इतनी बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपका पेपर मोस्टली एमसीक्यूज बेस होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे, लेकिन जो एक ज्यादा पार्ट है वो आपका एमसीक्यूज का है। तो Minto Park near Badshahi Masjid and Lahore. The inaugural session was planned at around 3 इन द आफ्टरनून, दोपहर 3 बजे का टाइम। और 22 मार्च को इसकी तकरीब का आगाज होना था। पीपल स्टार्टेड कमिंग इन द मॉर्निंग, लेकिन लोगों में इतना जोशो खरोश और जज्बा था कि लोगों ने सुबह से ही वहां पे आना शुरू कर दिया था। अकॉर्डिंग टू अ रफ एस्टिमेट अराउंड 1 lakh attended the public meeting at the beginning of the session. द वेलकम एड्रेस वॉज प्रेजेंटेड बाय द नवाब ऑफ ममदूद। अच्छा जी, ये भी आपको पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेलकम एड्रेस इसका किसने दिया था, तो वो इन्होंने दिया था। दिस वाज फॉलोड बाय द हिस्टोरिकल स्पीच ऑफ कायदे आजम। और फिर उसके बाद किसने स्पीच दी थी, कायदे आजम ने। द कायद इन हिज 2 आवर्स प्रेसिडेंशियल एड्रेस। और उनका जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था वो तकरीबन 2 घंटे लंबा चला था। अच्छा, अब कमाल की बात है कि वो तो लंदन से आए थे, उनकी भी उर्दू हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो इंग्लिश ही ज्यादा बोलते थे। तो वो खिताब तो इंग्लिश में करते थे लेकिन लोगों को उनके ऊपर इतना यकीन था कि वो जो बात कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, या उनका जो तर्ज गुफ्तगू था वो इस तरह का था कि लोग उनको बात को या उनके जज्बात से समझते थे कि हमारे लिए बात हो रही है, और लोग उनका साथ देते थे, उनके जो बात होती थी उस पर क्लैपिंग कर रहे होते थे। हिंदूज एंड द मुस्लिम्स बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजियस फिलोसफीज। और इस इन्होंने जलसे के अंदर यही पैगाम दिया कि वो हिंदूज और मुस्लिम जो हैं वो डिफरेंट रिलीजियस फिलोसफी से बिलोंग करते हैं। एक कहता है कि उनका खुदा एक है, वही सब करता है। दूसरा कहता है कि उसके बेशुमार बुत हैं और कास्ट सिस्टम है, ऊंची जात और नीची जात, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से सोशल कल्चर वैल्यूज अलग हैं, लिटरेचर अलग है। दे नाइदर इंटर मैरी नॉर इंटर डाइन टुगेदर। ना तो ये साथ खाना खा सकते हैं, ना ही ये साथ शादी कर सकते हैं। एंड इंडीड दे बिलोंग टू टू डिफरेंट सिविलाइजेशन। इनकी तहजीब भी अलग है, हमारे जो रसूमात हैं वो भी अलग हैं। दैट आर बेस्ड मेनली ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज एंड कॉन्सेप्शन। और अगर हम फिर भी साथ रहने की बात करें तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म लेता है। एक कौम है जो कि गाय को बहुत ज्यादा मोतबर समझती है, दूसरी जो है वो गाय को हलाल करके उसका गोश्त खाना ज्यादा अच्छा समझती है। तो ये अगर ये कब तक साथ रहेंगे, एक मोहल्ले वाला सामने वाला हिंदू है और उसके सामने वाला मुसलमान है, उसके घर बकरीद पे कुर्बानी हो रही है और सामने वाला गाय की इतनी इज्जत करता है, तो फिर किस तरह से साथ रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये मिसाल आप समझ लें कि कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज या कॉन्फ्लिक्टिंग जो है सिचुएशन क्यों क्रिएट हो सकती थी अगर हिंदू और मुसलमान और ज्यादा लंबे अरसे तक साथ रहते। देयर कॉन्सेप्ट्स ऑन लाइफ एंड ऑफ लाइफ आर डिफरेंट। अच्छा, फिर हमारे यहाँ मजहबी एतबार से पर्दा और ये सारी चीजें वहाँ पे नहीं है। इट इज क्वाइट क्लियर दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स derive their inspiration from different sources of history। हम लोगों की सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री भी अलग है। हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, वो अपने बुतों को और फिर अपने जो भी उनके इबादत गाह हैं वो उन चीजों को फॉलो करते हैं। दे हैव डिफरेंट एपिक्स, डिफरेंट हीरोज एंड डिफरेंट एपिसोड्स। वेरी ऑफन द हीरो ऑफ, मतलब काफी लंबी डिटेल में उन्होंने एक बारीक बारीक पॉइंट बताया कि किस किस तरह से हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। He further claimed Muslims are a nation according to any definition of a nationhood. We wish our people to develop to the fullest spiritual। हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो मुकम्मल तौर पे रूहानी, कल्चर, इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को अपने तरीके से फॉलो करें। थिंक वी थिंक बेस्ट एंड इन कॉन्सेंस विद आवर ओन आइडियाज एंड अकॉर्डिंग टू द जेनियस ऑफ आवर पीपल। फिर कायद आजम को एक लेटर लिखा था। किसने लिखा था? लाला लाजपत राय इन 1924 टू सीआर
इन विच ही मेंशन दैट द हिंदूज एंड मुस्लिम, अच्छा इनके हिंदुओं के भी एक लीडर ने इनको एक लेटर लिखा था, उन्होंने भी ये बात तस्लीम की थी कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो दो सेपरेट नेशन हैं, दैट कुड नेवर बी मर्ज इनटू अ सिंगल नेशन, जिनको एक नेशन में मर्ज नहीं किया जा सकता। तो जब वो भी मानते हैं हम भी मानते हैं, तो फिर हम क्यों ना एक ऐसा आजाद और खुद मुख्ताराना मुल्क बना लें जहाँ लड़ाई झगड़े से हम पाक हों, और बजाय जिस तरह भी खाकसर में जिक्र किया गया है वहाँ के वाक्य का, मार धाड़ हुई, लोगों को जख्मी किया गया, इस तरह की चीजों से रोजमर्रा के इन झंझट से या इस डर से और खौफ से हम निजात हासिल करें। अच्छा जी, कायदे आजम का ये भी कहना था कि कोई भी हिंदू जो है वो कोई नेशनल लीडर नहीं है, मतलब वो अपनी कौम से या मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ हिंदुओं से मोहब्बत करता है। वो कभी भी जमीन का या मुल्क के अच्छाई और भलाई का नहीं सोचता, बल्कि वो सिर्फ अपनी हिंदू जो कौम है उनकी अच्छाई का सोचेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम फाइनली 23 मार्च के रेजोल्यूशन की तरफ। एक मिनट दीजिएगा मुझे, जब तक आप स्टडी करें। On March 23, A.K. Fazlul Haq, the Chief Minister of Bengal, moved the historical Lahore Resolution. The resolution consisted of 5 paragraphs and each paragraph was, अच्छा जो अब ये इतनी सारी बातें की गई थी वो उन्होंने एक रिटर्न फॉर्म में भी करी है, 5 पैराग्राफ का वो एक कह लेंगे रेजोल्यूशन तैयार हुई। और कमाल की बात ये कि हर पैराग्राफ के अंदर बस एक ही सेंटेंस था, तो यानी कह लेंगे 5 लाइनों की एक प्रेजेंटेशन बन गई। Although worded, it delivered a clear message. The resolution declared, while approving and endorsing the action taken by the council and working committee of all India Muslim League, अच्छा जो बातें अप्रूव हुई फिर जो वर्किंग कमेटी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उनके पास रिटर्न फॉर्म में गया। 27 अगस्त, 17 एंड 18 सितंबर और 3 फरवरी 1940, ये सब चीजें मूव करती रही। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, दिस सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग reiterates that the scheme of federation embodied in the अच्छा उनको ये कहना था कि इंडिया के जो फेडरेशन रूल्स वगैरह हैं मुसलमान इंडिया के मुसलमानों के लिए नाकाबिले कबूल हैं, कि वो उसके आइन के ऊपर उसके आइन को फॉलो करें। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम ने इस बात का भी दावा किया था या इस बात को भी क्लियर कर दिया था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान जो है वर्केबल जो भी कंट्री के अंदर है वो हमारे मुसलमानों को कबूल नहीं है जब तक इसमें इनके बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो ना किया जाए। ये पैराग्राफ भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें नई सारी बातें हैं कि किन किन वैल्यूज की बुनियाद पे सेपरेट रहना चाहते थे। अच्छा, फिर रेजोल्यूशन एक तो अल्लामा इकबाल ने पेश किया, उसके बाद इसको सॉरी कायदे आजम ने, फिर उसको सेकंड किसने किया, सेकंड करने का मतलब कि उसकी हिमायत किसने की और इसको आगे किसने मजीद बढ़ाया, वॉज सेकेंडेड बाय चौधरी खालिको जमा फ्रॉम यूपी, मौलाना जफर अली खान फ्रॉम पंजाब, यानी इन तमाम इलाकों का बता रहे हैं, इन तमाम एरियाज में जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी थी, तो उन मुसलमानों के जो नुमाइंदा जमात या मुसलमानों में जो समझ लें उस इलाके के ज्यादा असर रसूख वाले लोग थे जिनको मुसलमान जिनके जरिए अपनी बात आगे पहुंचाते थे, तो उन इलाकों से इन इन लोगों ने इस रेजोल्यूशन को सेकंड किया, यानी कि पास किया, या कह लें कि कहा कि हम भी इसमें शामिल हैं, हम भी इस बात को मानते हैं। सरदार औरंगजेब फ्रॉम NWFP, सर अब्दुल्ला हारून फ्रॉम सिंध एंड काजी मोहम्मद ईसा फ्रॉम बलोचिस्तान,
Those who seconded the resolution in their speeches declared the occasion as a historic one. ये सब लोग उस मौके पे वहां पे मौजूद थे। इन्होंने एक के बाद एक तकरीर की और ये बताया है कि जो करारदाद आज पेश की गई है हम सब इसका साथ देंगे या हम उस पर मुत्तफिक हैं। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी क्या है? ये बार बार ये वहां पे लफ्ज यूज नहीं हुआ पाकिस्तान का एक भी दफा। सिर्फ क्या लफ्ज हुआ, हमें एक आजाद रियासत की जरूरत है, हम आजाद मुमलिकत की तरफ जा रहे हैं, हमें एक सेपरेट स्टेट की जरूरत है। कि पाकिस्तान का नाम बाद में आया है। द नेम पाकिस्तान वाज नॉट यूज इन द, क्योंकि जब तो एक रेजोल्यूशन थी, ये सोच तो नहीं लेते ना यार मुल्क बन ही जाएगा ना, वो एक स्टेप था फर्स्ट कि हम ऐसा चाह रहे हैं। द नेम पाकिस्तान वाज नॉट यूज इन द रेजोल्यूशन एंड द ऑफिशियल नेम ऑफ द रेजोल्यूशन वाज लाहौर रेजोल्यूशन। तो जो इसका ऑफिशियल एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछ लिया जाता है किसी भी लेवल पे कि लाहौर रेजोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, तो लाहौर रेजोल्यूशन का दूसरा नाम है पाकिस्तान रेजोल्यूशन, क्योंकि बाद में उसका नाम पाकिस्तान हो गया था। लेकिन शुरू में वो लाहौर रेजोल्यूशन ही कहलाती थी। इट वाज द हिंदू न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग प्रताप, ये कुछ हिंदू न्यूज़पेपर्स के नाम हैं, हु आयरनिकली कॉइंड द नेम पाकिस्तान रेजोल्यूशन, के वो जब अपनी खबरें वगैरह छापने लगे ना हमारे खिलाफ या इस जलसे के हवाले से, और जब तक पाकिस्तान का नाम उसके बाद जब आ गया, तो उन्होंने ही वहां पे पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिख के इसका नाम पाकिस्तान रेजोल्यूशन कर दिया। वरना मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग ने जब इस रेजोल्यूशन को पास किया था तो उन्होंने इसका नाम लाहौर रेजोल्यूशन रखा था। However, the idea was appreciated by the Muslim masses, और सबको ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई क्यों ना इसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहें। Secondly, the government and people Pakistan wrongly celebrate 23 मार्च एज a national day in Pakistan। एक्चुअल डे क्या है इसका? 24 मार्च, क्योंकि 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, ये 22 से स्टार्ट हुई थी, 24 पे खत्म हुई थी। और 24 को ये करारदाद जो है ना सही से मतलब मुकम्मल तौर पे मंजूर हो गई थी। इट वॉज ओनली प्रेजेंटेड ऑन 23 मार्च, 23 मार्च को पेश की गई थी। लास्टली द वर्ड स्टेट्स एंड नॉट स्टेट was mentioned in the रेजोल्यूशन। स्टेट्स क्यों कहा गया? कि एक से ज्यादा रियासतें आपस में मिली थी। इट मीन्स दैट द ऑथर्स ऑफ द रेजोल्यूशन वर फोर्सिंग टू सेपरेट स्टेट्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन्स ऑफ इंडिया। यानी कि जब कहा गया था तो सिर्फ एक स्टेट बनाने की बात नहीं हुई थी, बल्कि नॉर्थ और वेस्ट दो इलाकों में मुसलमान अलग अलग आबाद थे। अब वो दोनों इलाके एक साथ जुड़ तो नहीं सकते थे कि बीच में और दूसरे एरियाज थे और उनके ऊपर मुसलमानों की आबादी ज्यादा नहीं थी। तो ये करारदाद पेश की है कि उस तरफ रहने वालों को उधर एक इस्लामी रियासत बना दी जाए, इस तरफ रहने वालों को इधर एक इस्लामी रियासत बना दिया जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो 1940 की करारदाद थी। A resolution passed at the 1941 मद्रास सेशन में। मद्रास इलाके के अंदर एक किसी तरह का जलसा हुआ 1941 के अंदर। उसके अंदर एक स्टेटमेंट दी गई कि एवरीवन शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट वी आर स्ट्राइविंग फॉर वन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन मुस्लिम स्टेट। कि अब उन्होंने इस बात को मेंशन कर दिया कि पहले जब स्टेट्स स्टेट्स आ गया तो उसके बदले हम स्टेट्स नहीं, हम एक वन इंडिपेंडेंट स्टेट की बात करेंगे। इन ऑल स्पीचेस द काइट डिलीवर्ड he also used the word an independent homeland और an independent Muslim state, के एक ही मुस्लिम रियासत की जरूरत है, उनको किसी भी तरीके से एक किया जाए, उन लोगों को यहाँ शिफ्ट करें या जो भी। हिंदूस रिएक्शन और ब्रिटिश रिएक्शन। द हिंदू रिएक्शन वाज ऑफ कोर्स क्विक, बिटर एंड मैलिशियस। हिंदू का ऑब्वियसली उनके तन बदन में आग लग चुकी थी कि ये किस तरह की बातें हो रही है, हमारी ही स्टेट को, वो तो समझते हैं सब कॉन्टिनेंट सिर्फ उन्हीं का है, तो हमारी स्टेट को डिवाइड करने की बात हो रही है, इसमें मुसलमान अब राज करेंगे, मुसलमानों की हुकूमत आएगी। दे कॉल्ड द पाकिस्तान डिमांड एंटी नेशनल, के ये जो है ना एंटी नेशनल बात कर रहे हैं। दे कैरेक्टराइज it as why vivisection. Above all, they denounced it as imperialist, inspired to obstruct India's march to freedom. They, however, missed the central fact of the Indian political situation, the astonishingly tremendous response of the Pakistan demand had elected from the Muslim masses. They also failed to take
cognizance of the fact that 100 million Muslims were now supremely conscious of their distinct nationhood and were prepared to stake everything. अच्छा, जिसके अंदर क्या है कि काफी सारे लोग जो है अब इस बात से आगाह हो चुके थे कि भाई वो किस तरफ जा रहे हैं या क्या उनकी मंजिल है। ठीक है। और हर चीज के लिए बाखबर भी थे, हर चीज से, और हर चीज के लिए प्रिपेयर थे कि अब हमें क्या करना है। द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट इन द सब कॉन्टिनेंट, और इन सब की मंजिल यहाँ पे एक ही थी। British reaction: the British were equally hostile to the Muslim demand for at least two independent reasons. Sorry, two, now पढ़ रही थी मैं, two important reasons. क्यों जो ब्रिटिश थे वो इक्वली हॉस्टाइल हो चुके थे मुसलमानों के साथ कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं इनको। दो रीजंस थी। फर्स्ट, दे हैड लॉन्ग कंसिडर्ड देमसेल्फ एज द architects of the unity of India and Indian nation. Second, they had long regarded the superimposed unity under Pax Britannica as their greatest achievement and lasting contribution in history. इसका कंक्लूजन क्या निकला था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन 1940, commonly known as the Pakistan Resolution, undoubtedly the most important event that changed the course of Indian history. इसने पूरी हिस्ट्री ही चेंज करके रख दी थी। ठीक है। सेपरेट इलेक्टोर्स भी आ चुके थे टू अ सेपरेट स्टेट। सेपरेट इलेक्टोर्स मतलब वही के अलग नुमाइंदे मुसलमानों के लिए। दिस रेजोल्यूशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया एंड, और यूनाइटेड इंडिया का आइडिया जो है यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। इट गेव न्यू एनर्जी एंड करेज टू द मुस्लिम्स ऑफ द रीजन, और इससे मुसलमानों को जो है एक नई कुवत मिली कि वो किस तरह से जो है अपने जो उनका गोल है उसकी तरफ आगे जा सकते हैं। हु गैदर्ड अराउंड कायद आजम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द मुस्लिम लीग टू स्ट्रगल फॉर देयर फ्रीडम। और फिर सब जो है मुस्लिम लीग के झंडे तले एक होके अ, अपनी स्ट्रगल्स उन्होंने तेज कर दी। द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ द कायद एंड द कमिटमेंट एंड डिवोशन ऑफ द फॉलोअर्स मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू अचीव। अच्छा, इसमें क्या कमाल था? कायद आजम की लीडरशिप का भी कमाल था कि उन्होंने किस तरह से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। जैसे मैंने शुरू में बताया कि उनकी स्पीचेस तो इंग्लिश में होती नहीं, लेकिन लोगों को उनकी बात पे, उनके किरदार पे इतना यकीन था कि वो हमें हमारा साथ देंगे, हमारे लिए वतन अलग करवाएंगे। तो उनकी बात जो है वो बगैर समझे भी मानते थे या उसको अप्रिशिएट करते थे। और इस करारदाद के बाद इतनी ज्यादा मूवमेंट में तेजी आ गई थी कि 7 इयर्स में हमें पाकिस्तान जो है मिल गया, एक आजाद रियासत हमें मिल गई। दैट टू व्हेन द ऑड्स वर अगेंस्ट देम, और ये जब हुआ था जब उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे। अब हम लाहौर रेजोल्यूशन के हवाले से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर जो है यहाँ पे एंड हो जाए। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करती चलूँ। कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री लाहौर रेजोल्यूशन की जो हमने उसमें ही पढ़ी, यहाँ थोड़े से आसान वर्ड्स में है। ये थोड़ी सी हेडिंग्स में, डॉक्यूमेंट तो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप वीडियो में सभी देखना चाहें, इस लिंक का नाम लिखना चाहें या ये इनकी मेन हेडिंग्स लिखना चाहें, ताकि जब आपके पास शॉर्ट में या लॉन्ग में आंसर आए तो आप इस तरह से हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। इसका मेन बैकग्राउंड क्या था? द लाहौर रेजोल्यूशन हैज टू बी अंडरस्टूड against the backdrop of mounting communal tensions between Hindus and Muslims. क्या क्या फैक्टर्स थे? मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन हो रही थी, इंडियंस मुस्लिम फेल्ट इंक्रीजिंगली एक्सक्लूडेड बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। जो इंडिया के मुसलमान थे वो बहुत ज्यादा फील कर रहे थे कि वो इकोनॉमिकली
भी कमजोर होते जा रहे हैं, और पॉलिटिकली भी, और हर जगह जो है ब्रिटिश ने हिंदुओं को टेक ओवर कर दिया है, या कह लेंगे हिंदुओं को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर मुस्लिम्स वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है वो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, अप्रूव किए थे 1909 में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो इतना ज्यादा सही काम नहीं कर पा रहे थे। पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश इन 1906। 1906 के अंदर इंडिया मुस्लिम लीग जो है एस्टेब्लिश हुई। लेकिन देख लें 3 साल में इसने क्या काम कर दिखाया है कि सेपरेट इलेक्टोर्स की बात जो है ब्रिटिश ने आखिर मान ही ली थी। Political movements and two nation theory thinkers like सर सैयद अहमद खान emphasize religion as a primary factor। इन्होंने क्या कहना था सर सैयद अहमद खान का, कि रिलीजन को आप अपना प्राइमरी फैक्टर रखें और बाकी सारी जो बातें हैं वो एक सेकेंडरी फैक्टर है। लेकिन जो हम आजाद मुल्क चाह रहे हैं वो किसकी वजह से चाह रहे हैं? अपने रिलीजन की वजह से चाह रहे हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का कहा जा रहा है कि एक अन इजी रिलेशनशिप था, क्योंकि दोनों हमेशा ज़ाहिर है ऐसी बात करेंगे, जो भी करारदाद पेश करेंगे एक दूसरे के अपोज होगी। तो बहुत कम ही कोई ऐसा मौका होगा जिसपे ये दोनों एक हो, वरना ये पार्लियामेंट और जो है असेंबली जो है ये बहुत ही मुश्किल से एक दूसरे को जिता सकते हैं, या एक दूसरे की बात मान सकते हैं। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि लाहौर रेजोल्यूशन के हवाले से थे। इसकी भी एमसीक्यूज की आप सही से तैयारी कर लें, कोई शॉर्ट नोट वगैरह प्रिपेयर कर लें इसके लिए, जिसके अंदर जो जो बातें आप इम्पोर्टेंट समझते हैं कि ये होनी चाहिए, बतानी जरूरी है, तो उस हिसाब से आप कोई 1 1.5 पेज का, सॉरी 1 1.5 पैराग्राफ का जो है एक शॉर्ट नोट अपने पास बना लें। क्या साइलेंट फीचर्स थे इस लाहौर सेशन के? लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजी। द लीग explicitly put forth its demand for a separate land। जो लीडरशिप थी उसने सेपरेट लैंड के लिए एक डिमांड पेश की। और स्टेटमेंट ऑफ जिना हमारे पास क्या थी? मुस्लिम्स लिविंग टुगेदर विद द हिंदू इन अ मेजॉरिटी इंडियन सेटअप एंड सेड दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हिंदूज और मुस्लिम एक दूसरे से अलग हैं किन बुनियादों पे? जिना ने क्या कहा था? सिविलाइजेशन की बुनियाद पे, इकोनॉमिकली बुनियाद पे, या 2 3 और ऑप्शन दे के पूछ लिया जाएगा। लेकिन जिना का अगर नाम लिखा हुआ है तो फिर आप बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन। जिना का नाम नहीं लिखा हुआ और फिर ऑप्शन दिए हुए, तो हो सकता है आपको रिलीजन समझ में आ रहा हो, कल्चर समझ में आ रहा हो, फिर जो उस लाइन के हिसाब से बेस्ट लगे आपको उसमें पुट कर दें। वैसे तो ये तमाम सारी की सारी रीजंस यही हैं। ठीक है, तो लेक्चर एंड करते हैं आज का। आई होप कि आप लोगों को लाहौर रेजोल्यूशन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।